कहते हैं कि शहरी और ग्रामीण जीवन में बड़ा अंतर होता है। दरअसल शहर में बिल्कुल चाहे पड़ोस में हो या सामने हो कोई व्यक्ति, उसके बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं रहती। वह ठीक है या नहीं है, उसके घर में कितने सदस्य रहते हैं, कितने नहीं रहते, कब उसे जरूरत है, कब उसे जरूरत नहीं है। जबकि ग्रामीण जीवन बिल्कुल अलग होता है। अब गांव का चाहे कोई सा भी सिरा हो, चाहे पूर्व की पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, यदि गांव में किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो पूरे गांव को इसकी खबर लग जाती है। कोई भूखा होता है तो उसको खाना देते हैं। इसी तरह शहरी और ग्रामीण जीवन में अंतर होता है। भले ही चाहे शहरी जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण जीवन को ही ज्यादा पसंद करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है एक शहरी जीवन की। और उस शहरी जीवन में दो कत्ल हो जाते हैं और कत्ल होने के बाद लाश लगभग 8 दिन से घर के अंदर पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर दुर्गंध नहीं आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, लेकिन पड़ोसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिरकार दुर्गंध क्यों आ रही है और कहां से आ रही है। और जब परिवार वालों ने उन्हें तलाश करना शुरू किया, तब जाके कत्ल का खुलासा होता है और कातिल पकड़ा जाता है। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश का एक इलाका है सिवान, और इसी की रहने वाली एक महिला होती हैं जिसका नाम प्रतीक्षा होता है। प्रतीक्षा दरअसल अपनी बहन को कई दिन से लगातार फोन कर रही थी। उसकी छोटी बहन जो कि एक स्कूल में शिक्षिका होती है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। जब भी वह फोन करती थी, या तो पूरी घंटी जाती थी या फिर फोन उठता नहीं था और किसी और से उसको बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। वहां से कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार वह परेशान होकर 24 अप्रैल 2024 की शाम लगभग 6:15 पर अपनी बहन के यहाँ, राजस्थान का एक जिला है खैरतल, और खैरतल का ही एक भिवाड़ी इलाके के लगभग 13 किलोमीटर दूर एक टापू कड़ा थाना है। वहां पर एक ताहान सोसाइटी है। उस ताहान सोसाइटी के 10वें फ्लोर पर वो चढ़ जाती है और बाहर खड़े होकर लगभग 15 मिनट तक अपनी बहन का इंतजार करती है। फोन मिला रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, कई बार दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब देखा उसने तो ताला लगा हुआ है, तभी भी लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद अब पड़ोसी के पास जाती है। पड़ोसी से पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन आकांक्षा उर्फ ऋतु को देखा है। तो पड़ोसी कहते हैं कि हमारी तो उनसे कोई बातचीत ज्यादा है नहीं और हमने ना देखा भी नहीं है पिछले कई दिनों से। तभी दूसरे घर को भी खटखटाया जाता है। दूसरे घर से पूछा जाता है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। तो दूसरे घर वाले कहता है कि लगभग 5 दिन से देख रहा हूं कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। अब जैसे ही यह बात पूछी जाती है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब बाहर गई हुई है। लेकिन बाहर गई है तो कहाँ गई है, अब कब आएगी लूट कर, इस बात का अब कोई इल्म नहीं होता, कोई पता नहीं था। कोई थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसने पड़ोसी से पूछा कि यहाँ कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या आपको भी आ रही है। तो पड़ोसियों ने कहा स्मेल तो आ रही है पिछले कई दिन से। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि ये स्मेल से दुर्गंध किस तरह की है, कहाँ से आ रही है। बोले कुछ पता नहीं है, कई बार होता है कि घर के अंदर कोई चूहा मर जाता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करते हैं। और पड़ोसी हैं, पड़ोसी कैसे रह रहे हैं, हमें ज़्यादा किसी के मामले में हस्तक्षेप करने की आदत नहीं है। वो महिला जिसका नाम प्रतीक्षा होता है, अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते फ्लैट पर पहुंचती है। थोड़ा परेशान हो जाती है कि दाल ताल अलग पिछले कई दिनों से लगा हुआ है, दरवाजा खुल नहीं रहा है, तो आखिरकार क्या वजह है। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि टपूकड़ा थाने में फोन कर दिए। वहां पर फोन उठाया जाता है एसएचओ भगवान सहाय द्वारा। भगवान सहाय और भगवान सहाय इस बात की सूचना देते हैं अपने उच्च अधिकारी डीएसपी शिवराज सिंह को। अब इनको सूचना दी जाती है या फिर भारी फोर्स पहुंच जाती है। अब चाहे वह एसएचओ हो या फिर डीएसएचओ हो, जाते हैं। दरवाजे से खोलने से पहले उसकी वीडियोग्राफी की तैयारी शुरू हो जाती है और आसपास के लोगों से पूछा जाता है। अब डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, लेकिन
जिस तरह का डॉग हरकत कर रहा था उसको देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है। दरवाजा आखिरकार तोड़ दिया जाता है और दरवाजा तोड़ने के बाद जब घर की तलाशी ली जाती है तो उसमें बड़ी बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। वहां पर लोगों को 1 मिनट 1 सेकंड भी रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद घर के अलग अलग दरवाजों को देखा जाता है, खोला जाता है और ढूंढते ढूंढते फिर बाथरूम में जब जाते हैं तो बाथरूम के अंदर 2 लाशें मिलती हैं और दोनों लाशों को देखने के बाद जितने भी पुलिस वाले ही पड़ोसी हो, उसकी बहन हो, हर किसी के होश हो जाते हैं, सोचकर ये देखकर कि आखिरकार इतना भयानक कत्ल कैसे हो सकता है, आखिरकार यह सब किसने किया है। 2 लाशें थी। एक लाश होती है 25 वर्षीय एक महिला जिसका नाम होता है आकांक्षा उर्फ ऋतु, जो कि पेशे से एक शिक्षिका होती हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, और उसी की एक 4 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है नव्या पांडे, जो कि बाथरूम के अंदर पूरी तरह से सड़ चुके थे। मक्खियां उन पर भिनभिना रही थी और दुर्गंध के मारे उस कमरे में 1 सेकंड भी रुकना मुश्किल हो रहा था। अब जो इसका पति होता है निशांत पांडे वो गायब था। अब उसके बाद जब फोन करने की कोशिश कर रहे थे, उसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, उसे संपर्क में नहीं आ पा रहे थे। दरअसल निशांत पांडे जो कि गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में रहकर वो नौकरी कर रहा था और जब पड़ोसी ने पूछा जाता है कि निशांत भी कई दिनों से गायब था, अब निशांत कहाँ है, सही है गलत है, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है या फिर वही कातिल है, तो पुलिस ने दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, परिवार के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। अब बहन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, माँ को फोन किया जाता है, माँ भी आ जाती, परिवार के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं, लेकिन निशांत के परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है तो निशांत के परिवार वालों से संपर्क हो नहीं पाता। अब ऐसी स्थिति में पुलिस करे तो क्या करे। तब पुलिस ने जब कड़ी मशक्कत की तब इसमें मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। तो मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2012 से। धीरे करके दोस्ती बढ़ रही थी, अनजान लोगों से दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और अनजान दोस्तों से जब दोस्ती हो रही थी तो उसमें एक निशांत पांडे और एक लड़की थी ऋतु उर्फ आकांक्षा। इन दोनों की पहली फ्रेंडशिप होती है फेसबुक के द्वारा, एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बात सुख दुख की होने शुरू हो जाती है, फिर दोनों एक दूसरे से लगाव इतना रखने लग जाते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते जब तक चैट ना हो जाए, जब तक बातचीत ना हो जाए। हालांकि अब आकर ये फैसिलिटी हो गई थी कि अब फोन की तरह बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। दिल्ली के पास हरियाणा का एक गुरुग्राम का एक शहर है, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में उसकी नौकरी मिल जाती है लड़के को। लड़की भी पढ़ी लिखी होती है तो उसको प्राइवेट नौकरी का उसका जुगाड़ हो जाता है, यानी शिक्षिका बन जाती है। अब यहां से वो शादी करने के बाद लड़की वाले अपने लड़की को सकुशल उसे विदा कर देते हैं। अब लड़की उस लड़के के साथ यानी कि प्रेमी प्रेमिका दोनों साथ रहने लगते हैं। शादी के बाद यानी कि अरेंजमेंट, इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो लड़का इतना शातिर इतना तेज निकलता है कि उसने इस शादी के बारे में ना अपने भाई बहन परिवार के किसी भी सदस्य से जिक्र नहीं किया और वह आराम से वहां पर रहने लगता है। और राजस्थान का जो खैरतल एक जिला लगता है, खैरतल जिले का एक टापूगढ़ा थाना है और टापूगढ़ा थाने का एक तिहान सोसाइटी होती है। तिहान सोसाइटी में रह रहे थे, वक्त आगे बढ़ता है और एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। इनकी बेटी का नाम रखा जाता है नाभिया पांडे और इनकी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, अच्छी खासी। लेकिन लड़की देखने में सुंदर होती है, इसलिए लड़की को कभी कभी शक होता था कि कहीं ना कहीं इसका किसी से अफेयर चल रहा है। इसलिए वो बार बार रोकता था कि मुझे तुम पर शक है, मैं ड्यूटी पर जाता हूं और तुम शायद यहाँ किसी न किसी से मिलती जुलती है। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी भी होती थी। शायद यह लड़का कोई चाल खेल रहा था, इसलिए वह अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान करता था। इसी बीच में अपने घर जाता है बिहार के सिवान और जाने के बाद परिवार वाले बातचीत करते हैं और उसकी एक लड़की से शादी कर देते हैं। यानी कि एक तो शादी उसने पहले ही कर रखी थी आकांक्षा से और एक और शादी वो परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लेता है। अब अपनी बीवी से वो कभी कभार मिलने के लिए चलाया करता था, जैसे कि परदेश में लोग नौकरी करते हैं और कभी कभार घर पर जाते हैं तो उस बीवी को भी शक नहीं होता। फिर एक दिन इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, कई सुनी भी कुछ ज्यादा हो जाती है।
और एक बार की बात हाथापाई तक उतर आती है। लेकिन 14 अप्रैल 2024 को इनके बीच में कुछ झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तब इस लड़के ने फैसला किया, जिसका नाम निशांत पांडे होता है, कि अब बहुत सर से पानी ऊपर हो चुका है, अब इसे छोड़ा नहीं। अब इसलिए वो लगातार प्लानिंग करता था कि कुछ ना कुछ किया जाए। और एक दिन मौका आता है 17 अप्रैल 2024 की शाम। जैसे ही वो अपने ऑफिस से आता है, घर पर आने के बाद इसकी कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है और आकांक्षा से कहासुनी ज्यादा हो जाती है। उसने उसका गला पकड़ा और तब तक उसे गले को दबाता रहा जब तक आकांक्षा के प्राण नहीं निकल जाए। वो मर जाती है और उससे वो आराम से बिस्तर पर लिटा लेता है, बिस्तर पर सुला देता है। और पास में बेटी लेटी हुई थी। बेटी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसकी मां मर चुकी है। जब बेटी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसे प्यार से दुलार होता है और पूछता है, खाना खिलाता है और उसे भी अपने बगल में लेटा लेता है। यानी कि एक तरफ पत्नी लेटी हुई है, एक तरफ पति लेटा है और एक तरफ बेटी लेटी हुई है। रात भर ऐसे ही वो मनन चिंतन में लगा हुआ था कि अब ये जो कांड उसने कर दिया है, आखिरकार अब होगा क्या, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा। पूरी रात ही सोचने में निकल जाता है। 9 घंटे बीत जाते हैं और सुबह के 4 बज गए जाते हैं। यानी कि सुबह के 4 बज चुके थे। 17 की शाम के लगभग 7 बजे के आसपास उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। अब 18 की सुबह 4 बजे जब उसकी आंख खुलती है तब उसने प्लानिंग किया कि अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यानी कि सोती हुई बेटी का गला दबाता है और गला दबाने के बाद उसकी भी बिल्कुल वैसे ही हत्या कर देता है जैसे कि उसने अपनी पत्नी को मारा था। एक तरफ पत्नी की लाश पड़ी हुई है, एक तरफ बेटी की लाश पड़ी हुई है। अब बीच में लेटा हुआ है यह निशांत पांडे। इसने 9 घंटे लगे सोचने में कि अपनी बेटी को मारना है। उसके बाद फिर इनको दोनों को मारकर अब दिन निकलने लगता है। अब यहां से निकलने तो कैसे निकले, खैर वो इंतजार कर रहा था दिन निकलने का। जैसे ही रोज मरिया की तरह अपना ड्यूटी को पर वो जाया करता था, सुबह 10 बजे के आसपास तैयार होता है। तैयार होने के बाद अपने कपड़े पहनता है और पत्नी की लाश उठाता है, बाथरूम में डाल देता है। बेटी की लाश उठाता है, बाथरूम में डाल देता है और यहां से मेन गेट की ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद अपने गांव वाली जो बीवी होती है, अपनी पत्नी के पास गांव पहुंचता है। भाई आराम से रहता है। अब इस बीच में उसके पास स्कूल से फोन आता है कि भाई आकांक्षा कई दिन से विद्यालय नहीं आ रही है, क्या बात है। वो कहता है कि तबीयत खराब है इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही है, तभी ठीक हो जाएगी, वो आ जाएगी। यानी कि फोन भी कांटेक्ट रहता है। और इसी बीच में उसकी सास का भी फोन आता है कि जो आकांक्षा है उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, आकांक्षा कहाँ है, मेरी बातचीत कराओ। तो आकांक्षा के बारे में उसने कहा कि वो हरिद्वार गई है किसी काम से, आ जाएगी तो बात कर लेना, और गांव में आया हूं, जब मैं आ जाऊंगा तो आपकी बातचीत करा दूंगा। यानी कि वो लगातार कोई ना कोई बहाना कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सिचुएशन को अंजाम दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उसने 2 कत्ल कर दिए थे। आखिरकार पुलिस ने जब उसकी फोन कॉल डिटेल्स निकाल ली, फोन कॉल की डिटेल निकालते निकालते बात किस किस के वो संपर्क में था और पुलिस ने उसका पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि बिहार के सिवान का ही रहने वाला होता है। आखिरकार पुलिस वहां जाती है। 27 अप्रैल 2024 को उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद पूरे इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि जिससे वो इतना प्यार करता था, जिस बेटी से इतना प्यार करता था, आखिरकार वो उसकी हत्या कैसे कर सकता है। और मां की हत्या करने पे और उसके बाद जब बेटी की हत्या करता है तो दोनों में 9 घंटे का अंतर होता है। जब कोर्ट में इस तरह के मामले की जब सुनवाई होती है तो जज साहब इसी चीज को पकड़ते हैं कि उसने पहले घटना हो सकता है, वह जल्दबाजी में या फिर मारपीट में या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई हो कि जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी। लेकिन जब बेटी की हत्या करता है तो बेटी अच्छी खासी आराम से सो रही थी, कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, कोई चीखने की स्थिति में नहीं थी और उसने बड़े ही आराम से सोती हुई बेटी का गला दबा दिया। अगर इस मामले की पुख्ता तरीके से कोर्ट में पैरवी की जाए तो उम्मीद है कि इस मामले में इस आरोपी को फांसी की सजा से कम नहीं होगी। हालांकि हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था की बात करना बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केस सालों साल चलते रहते हैं। अपराध या तो जेल से बाहर रहता है
या जेल में सुरक्षित महसूस करता है और वह आराम से उसकी जिंदगी कटती रहती है। भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन पुलिस की तो कोशिश यही है कि इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी चार्जशीट लगाई जाएगी और अदालत से इसको सजा दिलवाई जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय